नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है क्लास 11th होम साइंस के चैप्टर 5 में। देखिए चैप्टर 5 का नाम जो है वो है कपड़े और हमारे आस-पास। पार्ट 1 ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया था, आज पार्ट 2 की बारी है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट से। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट सेकंड पार्ट का कहता है कि सूत क्या होता है? तो देखिए सूत जो है वस्त्र के रेशे को भी कहते हैं और फिलामेंट भी होता है। फिलामेंट के बारे में मैंने आपको बताया है कि जितने भी मानव निर्मित रेशे होते हैं जिसमें नायलॉन आता है, पॉलिएस्टर आता है, रेयॉन आता है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है वो फिलामेंट फाइबर कहलाता है। तो ये जो सूत होता है, जिससे वस्त्र का निर्माण होता है, इसमें ना लंबी-लंबी बटों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि बटों किसे कहते हैं? तो देखिए, ये सारी जो तस्वीर में आपको दिख रहा है ना, जो रील होता है, उसे हम बट कहते हैं, जिसमें एक लंबे-लंबे धागे को लपेट कर रखा जाता है, जिससे मशीन में कपड़ों का निर्माण हो। तो सूत से समझ सकते हैं ये क्या काम आता है तो कपड़ा तैयार करने के काम में आता है जिसमें हर एक प्रकार के धागों की बुनाई के लिए उपयुक्त है। मान लीजिए अलग-अलग रंग के कपड़े हमें चाहिए तो अलग-अलग कलर के हमें बटों का उपयोग करना होता है मशीन में जिसके माध्यम से कपड़ों की बुनाई होती है। तो ये तो सूत था लेकिन इम्पोर्टेंट इसमें सूत प्रसंस्करण है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है सूत प्रसंस्करण। आप इसको समझिए। सूत प्रसंस्करण में मतलब कि सूत को निर्माण करने से पहले किन-किन क्रियाओं से गुजारा जाता है वो इम्पोर्टेंट है। तो पहला नंबर तो आता है कताई क्या होता है? तो प्राकृतिक स्टेपल रेशे से सूत को संसाधित करने को ना कताई कहते हैं। देखिए थोड़ा-सा ये टफ लैंग्वेज लग रहा होगा लेकिन मैं इसे ईज़ी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। प्राकृतिक स्टेपल रेशे जो होते हैं, जो प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं, चाहे वो कपास हो, चाहे वो और किसी भी ऊन वगैरह हो, जो भी प्राकृतिक रेशे हैं, कुछ प्राकृतिक है, कुछ जंतु से प्राप्त होते हैं, कुछ पेड़-पौधों से प्राप्त होते हैं। तो इन्हें जो संसाधित मतलब कि साफ-सुथरा करके जो रेशे में बनाने की प्रक्रिया होती है, उसे ही हम कताई कहते हैं। रेशे को सूत में मतलब एक रेशा जो होता है, उसे सूत बनाने में परिवर्तन, कितने प्रकार से परिवर्तन, किन-किन स्टेपों से गुजारा जाता है, उनमें कौन-कौन से स्टेप होते हैं, स्टेप को हिंदी में चरण कहते हैं। कौन-कौन सी पद्धतियों से गुजारा जाता है, ये पढ़ना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है सफाई मतलब क्लीनिंग। रेशे को सूत में अगर कोई भी रेशा है जिससे हमें कपड़ा बनाना है, उसे अगर सूत में परिवर्तित करना है, तो उन्हें किन-किन चरणों से गुजारना होगा ये जानना इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्या है? सफाई है। प्राकृतिक रेशे में क्या होता है सामान्यतः उनके स्रोत के आधार पर कपास में बीज देखने को आपको मिल सकता है। कपास जो पेड़-पौधों के द्वारा प्राप्त होता है, जिसमें कपास सबसे महत्वपूर्ण है और ये बीज होता है इसके अंदर क्योंकि ये फल के रूप में प्राप्त होता है, तो इसके अंदर बीज होता है। पत्तियाँ भी हो सकती है, उनमें टहनियाँ हो सकता है, ऊन स्वेद होता है, जैसे कि अब भेड़ से अगर ऊन निकाला जाए तो ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल साफ-सुथरा ही होगा, उसमें कुछ न कुछ शुद्धियाँ या गंदगियाँ होती है। जिसको हम क्या कहते हैं? बाह्य अशुद्धि कहते हैं। बाह्य अशुद्धि कहने का मतलब होता है गंदगी जो बाहर से उसमें आता है। इसे क्या किया जाता है? हटाया जाता है। आपके घर में चावल बनता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? चावल को धोते हैं, चावल को धो के उसके अंदर की जितनी भी गंदगी होती है उसे बाहर करते हैं, तो हम चावल बनाते हैं। ऐसे ही आप समझ लीजिए, किसी भी कपड़े के निर्माण करने से पहले उसके जो कच्चे माल होते हैं, चाहे वो कपास हो, ऊन हो, उसे सही तरीके से साफ किया जाता है ताकि उसके अंदर जो भी अशुद्धियाँ हो वो बाहर निकल जाए। अब रेशों को फिर क्या किया जाता है अलग-अलग किया जाता है और लैप्स में परिवर्तित किया जाता है। लैप्स कहने का मतलब है गूँथ के एक गुच्छा का निर्माण किया जाता है। तो ये हमारा पहला पॉइंट सफाई था। दूसरा है पूनी बनाना। देखिए पूनी बनाना जब चरखा वगैरह या करघा वगैरह चलता था तो पूनी बनाया जाता था। इन लैप्स को खोलकर सीधा किया जाता है मतलब धागों को सीधा किया जाता है और इसे कार्डिंग या फिर धुनना या कंबोर्डिंग या झाड़ना कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा गाँव के इलाकों में ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ जो ठंड में हम लोग जो यूज़ करते हैं रज़ाई, उसके अंदर ऊन होता है। तो लंबे समय तक उपयोग करने से ना वो बैठ जाता है। तो गाँव में फिर एक भूनने वाला आता है, उसके पास एक मशीन होता है, उसपे रख-रख के वो उसे झाड़ता है, तो वो फिर से जो क्या होता है ऊन जो है ना वो फिर से फैल जाता है। इसी को धुनाई कहते हैं। जब भी वस्त्रों के धागों को पूनी बनाते हैं तो उस मतलब कि इसी माध्यम से धुनाई के माध्यम से बिल्कुल साफ किया जाता है। उसके अंदर के डस्ट को निकाला जाता है, गंदगी को निकाला जाता है। तीसरा पॉइंट जो है वो कहता है तनुकरण, तानना या बाँटना। तानना का मतलब होता है किसी भी चीज़ को खींच के रख के सीधा करना, धागों को ऐसे ही सीधा किया जाता है। रेशे को लंबे तंतुओं में परिवर्तित करने के बाद उन्हें आवश्यकता अनुसार आकार में परिवर्तित किया जाता है। अब तो रेशा तैयार हो गया हमारे पास, लेकिन अब किस कपड़े के लिए कितना रेशा चाहिए उस हिसाब से हम उसको अपने आवश्यकता अनुसार बनाते हैं, कितना लंबा रखना है, कितना छोटा रखना है। और जो लंबाई बढ़ाते हैं हम रेशा को, इसी को हम क्या कहते हैं? तानना कहते हैं या फिर तनुकरण कहते हैं।
समरूपता के लिए कुनियों को एक साथ जोड़ा जाता है। छोटे-छोटे जो कुनिया बनाए जाते हैं धागों का, उनको एक साथ जोड़ के एक लंबे रेशे का निर्माण किया जाता है। फिर धीरे-धीरे इनको ताना जाता है ताकि वो लंबे होकर बेहतर हो जाएँ। देखिए, हम आपको एक स्टेप बताते हैं। सबसे पहले हमने कपास लिया, कपास से रुई लिया, रुई को हमने क्या किया, तो उसको सूत बनाना है, सूत के बाद धागा तैयार होगा, उसके बाद उसको हम गोल करके कुनिया बनाएँगे, कुनिया बनाने के बाद कई सारे कुनियों को मिलाकर एक बहुत बड़े जंजाल का निर्माण करेंगे, जिससे हम लंबे रेशे का निर्माण कर सकते हैं, जो फैक्ट्रियों में कपड़ा बुनने के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है सूत संख्या। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। रेशे के भार और इसके बनाए गए सूत की लंबाई के बीच के जो संबंध होते हैं उन्हें हम सूत संख्या कहते हैं। इम्पोर्टेंट है। रेशे का जो वजन होता है, ध्यान से समझिएगा, जो वजन होता है और इनकी जो लंबाई होती है, इनके बीच का जो रिलेशन होता है, इसी को हम सूत संख्या कहते हैं। जो सूत के बेहतरी का सूचक है, मतलब एक अच्छी सूत का सूचक है कि उसके भार और उसके लंबाई में कितनी रेशाएं उपलब्ध है। सूत की बटों के बारे में जान लेते हैं। जब रेशों को सूत में बदला जाता है तो रेशों के साथ जोड़ने के लिए बटें बनाई जाती है। अब यहाँ पे रेशा जो होता है वो सूत में बदल गया, अब वो फैक्ट्री में जाके कपड़ों का निर्माण करेगा, तो रेशों के साथ जोड़ने के लिए अलग-अलग छोटे-छोटे रेशों को जोड़कर एक बड़े रेशे का निर्माण होता है। इसे बटें बनाई जाती है और इन्हें ट्विस्ट प्रति इंच, मतलब इसे आप इंग्लिश में समझिए टीपीआई भी कहा जाता है। टीपीआई मतलब कि प्रति इंच इनकी लंबाई कितनी होती है, उसी को हम इंग्लिश में टीपीआई के नाम से जानते हैं। सूत और धागा को समझ लीजिए। सूत और धागा मूलतः बिल्कुल समान होते हैं। सूत भी वही है और धागा भी वही है। दोनों का मतलब बिल्कुल एक जैसा है। सूत शब्द अक्सर कपड़े के विनिर्माण में उपयोग होता है, मतलब जहाँ कपड़ों की फैक्ट्रियाँ होती हैं, वहाँ पे ये सब चीज़ों का उपयोग ज़्यादा होता है। जबकि धागा वह उत्पाद है जिसे जोड़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है। सूत जो है, जो फैक्ट्री में उपयोग में शब्द में आता है, ये शब्द ऐसा है कि फैक्ट्री में जहाँ कपड़े निर्माण होते हैं, वहाँ आता है। लेकिन धागा हमारे घर में भी होता है। कभी कोई कपड़ा फट जाता है तो उसे हम धागों के माध्यम से सिलते हैं, सुई और धागे के माध्यम से। तो बस यही अंतर है, बाकी मतलब दोनों के समान है। कपड़ा उत्पादन का। देखिए, बुनाई जो होता है, उसी के माध्यम से वस्त्र निर्माण, क्योंकि वस्त्र निर्माण के लिए बुनाई जो है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह सबसे पुरानी विधि भी है, जिसके माध्यम से नए कपड़ों का निर्माण होता है। बुनाई की जो तकनीक है, वो पुरातन काल में कताई के नाम से जानी जाती थी, मतलब आज से बहुत साल पहले इसे हम कताई के नाम से जानते थे, जो पहले की बुनाई हुआ करती थी और मानव अनेक प्रकार के लूमों का विकास किया है। मतलब कि जैसे कि आप समझ लीजिए कि पहले चरखा आया करता था, जो हाथ से चलता था, उससे धागे बनते थे, कपड़े बुने जाते थे। लेकिन आज के समय में देखो कि टेक्नोलॉजी इतना हाई हो गया है कि सब कुछ अब मशीनों के माध्यम से हो जाता है। तो इंसान जो है बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका है कि अब जो हाथ से चलता था उसे हम हथकरघा के कहते थे, चरखा कहते थे, हथकरघा कहते थे। अभी के समय में बहुत ही अधिक पावरफुल मशीन जो है वो करघा काम करता है, जिसमें हाथ से चलाने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमैटिक है, सब कुछ उसके अंदर खुद ही तैयार होके वस्त्र वगैरह बन के सब आ जाता है बाहर। इसके कई सारे पॉइंट हैं जिसमें 2-3 पॉइंट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि करघे के पिछले भाग को सामने वाले भाग तक लंबाई में समानांतर धागों को ताना कहते थे। अब देखिए, पहले जो चरखा हुआ करता था, उसके पिछले भाग से आगे के भाग में सूत को फँसा के उसको ताना जाता था, मतलब खींचा जाता था, जिसे हम ताना कहते हैं, धागों का ताना कहते हैं। अब ताने के आर-पार बुने जाने के वाले जितने भी धागे होते थे, उनको हम बाना कहते थे। मतलब उनके बीच में एक कटोरी टाइप का रहता था, उसके बीच में धागा लिपटता जाता था, ताकि वो ऊनी बन जाए। तो इसे हम क्या कहते थे? बाना के नाम से जानते थे। पहले के जितने भी प्रारंभिक करघे थे, मतलब कि चरखा था, उसमें ताना पीछे की ओर चढ़ा रहता था, मतलब आगे हैंडल रहता था और उसमें सूत लगे रहते थे, पीछे की तरफ वो मुड़ता रहता था। खड्डी में हैंडल एवं हार्नेस के द्वारा कानों को कुछ घावों में सुंदर डिजाइन के लिए ऊपर-नीचे किया जाता था। देखिए, अब इसे समझने के लिए ना आपको चरखे का फ़ोटो एक बार गूगल कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहले के चरखे कैसे काम करते थे, या फिर आप यूट्यूब के माध्यम से इसके एक वीडियो को देख सकते हैं जिसमें आप पुराने चरखों को समझ सकते हैं और इसी चरखे के इस कार्य को हम शेडिंग के नाम से भी जानते हैं। ऊन के बुनाई की, कि ऊन से बुनाई कैसे होती है। देखिए, सिलाइयों द्वारा ताने-बाने को आपस में गूँथने की प्रक्रिया को निटिंग कहा जाता है। सिलाइयों के माध्यम से जितने भी ऊन के धागे होते हैं या फिर आप सूत कह लीजिए, उनको आपस में एक-दूसरे से मिलाने की प्रक्रिया को निटिंग के नाम से जाना जाता है। और अब निटिंग अगर किसी चीज़ के साथ हो गया तो उसका उपयोग क्या होगा? कैसे हम उस वस्त्र का उपयोग करते हैं या फिर इसको समझ लेते हैं।
अब इससे जो बुने हुए कपड़े होते हैं वो तेज़ी से बनाए जा सकते हैं क्योंकि अगर एक बार धागा एक अच्छे लाइन में लंबा है, उससे आप आसानी से कपड़े बना सकते हैं। लेकिन अगर छोटे-छोटे धागे हैं तो उससे कपड़े बनाने में आपको दिक्कत होगा। क्योंकि उसमें फंदे होते हैं, जोड़ होता है, टूटा हुआ रहता है, लेकिन निटिंग करने के बाद वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती है, उसमें सुमन्यता हो जाती है। और अंदर पहने जाने वाले वस्त्र जैसे कि बनियान है, अंडरवियर है, जुराब है इत्यादि ये सब चीज़ का उपयोग इन्हीं के माध्यम से होता है। ऊन वाले चीज़ों का उपयोग ज़्यादा होता है। अब इसमें क्या होता है, खेल के दौरान भी बहुत सारे ऐसे वस्त्र होते हैं ग्राउंड के अंदर, जो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं और बहुत ज़्यादा महँगे भी मिलते हैं। उनका उपयोग इन्हीं के माध्यम से बनाए गए कपड़ों का किया जाता है। ब्रेडिंग और गूँथना क्या होता है? तो ब्रेडिंग प्रक्रिया द्वारा जितने भी कपड़े होते हैं, उनको गूँथे गए कपड़ों के 3 या उनसे अधिक सूतों को गूँथ कर बनाया जाता है। ब्रेडिंग गूँथना का मतलब होता है चुभा-चुभा कर बनाना। कुछ ऐसे मशीन भी अभी वर्तमान समय में है, जो कपड़ों को गूँथ-गूँथ कर भी बनाते हैं। तो वो 3 से अलग स्तरों पर धागों के माध्यम से उनकी सिलाई करते हैं। सभी सूत एक स्थान से ही आरंभ होते हैं ताकि कपड़े में बड़ा या छोटा होने की संभावना ना हो और समानांतर भी होते हैं। अब जैसे कि जूते के फीते हो गए, तो आपको पता है कि अगर एक बड़ा, एक छोटा हो जाएगा और आप उसको अंदर गूँथोगे क्योंकि जूते पे फीतों को तो गूँथ कर लगाया जाता है ना, वो अच्छा नहीं होगा, सेट नहीं होगा। इसलिए दोनों को पहले हम बराबर करते हैं, फिर उसको गूँथना शुरू करते हैं। रस्सियाँ हो गया, तार के लिए हो गया, झालर जैसी वस्तुएँ हो गया, तो ये सब ना ग्रेडिंग विधि द्वारा बनाया जाता है। घर में कई बार आपने देखा होगा कि वो एक सुई आती है जिससे लोग ना चुभा-चुभा कर डिज़ाइन बनाते हैं। किसी भी कपड़े के ऊपर डिज़ाइन बनाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो वो सब क्या होगा ब्रेडिंग या गूँथना होता है, वो सब गूँथने के माध्यम से चीज़ों का निर्माण होता है। कहते हैं नेट्स या फिर जाल का। देखिए नेट्स खुले जालीदार कपड़े होते हैं जिसके आर-पार लोगों को दिखाई देता है, जिसमें सूतों के बीच में विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय अंतराल होती है। बहुत तरह के उसमें छेद होते हैं और वो छेद डिज़ाइन के हिसाब से बनाया जाता है, कभी गोल होता है, कभी कर्व होता है, कभी अलग-अलग प्रकार के छेद उसमें आपको देखने को मिलेंगे। नेट को हम जालीनुमा कपड़ा बनाने के लिए सूत को हाथ अथवा मशीन के आपस में गांठ बांधकर बनाया जाता है। ये जितने भी आपको नेट वाले जाली वाले कपड़े मिलते हैं ये भी मशीनों के द्वारा आज के समय में वर्तमान मशीन बहुत सारे अच्छे आ गए हैं बहुत अपडेटेड हैं जिनके अंदर से ये आपको जालीदार कपड़े वगैरह भी गुथ के बनाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं लेस के बारे में। तो लेस जो है वो विवृत कार वाला कपड़ा है। विवृत कार कहने का मतलब है कि एक ऐसा कपड़ा जो बहुत ही अ, कम समय में आसानी तरीके से मशीनों में बन जाता है, बहुत ही कम समय में। जिसमें सूत के जाल इनको भी सूत के जाल से ही बनाया जाता है, बहुत ही सूक्ष्म डिज़ाइन होता है इनके अंदर। अगर आप इनको नज़दीक से देखोगे तभी आप समझ में आएगा, दूर से देखने पे इनके अंदर के जो छेद होते हैं वो नहीं दिखाई देगा। लेस जो है वो सामान्यतः सूत बटने या अंतर्वयन जैसे आर-पार बुनाई, गांठ बाँधने और प्रक्रियाओं में सम्मिश्रण उत्पाद है। मतलब ये एक ऐसा कपड़ा होता है जिसे दूसरों कपड़ों के साथ मिलाकर तब एक नए कपड़े का निर्माण किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि लेस वाला साड़ी है मतलब कि या फिर सलवार सूट है जिसके अंदर एक जालीनुमा लेस लगा हुआ है। कपड़े के अंदर होता है। तो इसमें क्या होता है लेस को कि दूसरे कपड़ों के साथ मिलाकर एक अच्छे वस्त्र का निर्माण किया जा सकता है। लेसदार कपड़े इसी उद्योग के माध्यम से बनाए जाते हैं मतलब आजकल के समय में तो कोई भी कपड़े ले लो, वो घर में तो कोई नहीं बनाता। जितने भी कपड़े हैं वो सब फैक्ट्रियों में बड़े-बड़े उद्योगों के माध्यम से ही बनाए जाते हैं। या क्रोशिया, शटल आदि से घर पर बनाए जाते हैं। अगर क्रोशिया आपको पता होगा एक सुई टाइप का होता है जिसके माध्यम से मैंने आपको बताया कई बार डिज़ाइनों को गूँथ के बनाया जाता है, तो उसे वो क्रोशिया कहते हैं। और पर्दे पर्दे पे डिज़ाइन करना या मेज़पोश मतलब कि टेबल के कवर पे डिज़ाइन करना, चादरों के ऊपर कवर डिज़ाइन करना, ये सारी चीज़ें इन्हीं के माध्यम से बनाई जाती है। और चोटी जो होती है महिलाओं को उसमें गूँथने वाले बहुत सारे वो लंबे-लंबे चीज़ें आती हैं, तो ये सारी भी चीज़ें इसमें आ सकता है जिसको लेस के माध्यम से बनाया जाता है। हमारा है वस्त्र परिष्करण और परिसज्जा ये VVI है तो इसे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया के बाद वस्त्रों को बाहरी रूप में परिवर्तन लाने हेतु अंतिम जो प्रक्रियाओं को परिसज्जा कहते हैं मतलब एक कपड़ा अगर निर्माण होके आ गया है तो उसे फाइनल टच देने को हम वस्त्र परिसज्जा कहते हैं मतलब फिनिशिंग कहते हैं कि अब वो वस्त्र बिल्कुल पहनने योग्य हो गया है मतलब कि ग्रे वस्त्र को अगर बात कर लें, ग्रे क्लॉथ को हम अगर कताई या बुनाई की प्रक्रिया के बाद जो कपड़ा तैयार होता है, वो गंदा, मैला, खुरदरा या बेजान सा लगता है। उसमें रुएँ एवं गांठें भी दिखाई देखने को मिलता है।
तो वो क्रेप वस्त्र कहा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जब फैक्ट्रियों से कपड़ा बन के आता है ना, तो वो बिल्कुल आपकी फिनिशिंग नहीं होती है, क्योंकि उसमें कई जगह छोटे-छोटे धागे लगे होते हैं या कई जगह गाँठ भी हो सकता है और कपड़ा मशीन से बन के आया तो हो सकता है गंदा भी दिखने सकता है। लेकिन अगर उसे फाइनल टच दे दे कि मतलब वॉशिंग वगैरह करके, आयरन वगैरह करके अगर तब अब लाया जाए, तो वो बिल्कुल फाइनल टच होता है, उसके बाद वो रेडी टू यूज़ होता है। इसे ही हम वस्त्र परिसज्जा कहते हैं और वस्त्र परिसज्जा जो है वो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला प्रकार ये है और दूसरा प्रकार ये है। पहले प्रकार में है वस्त्र को आकर्षण बनाना मतलब अट्रैक्टिव बनाना कि कोई देख के ही पसंद कर ले। आज के समय में अमेज़न फ्लिप्स पे क्या होता है, ऐसे-ऐसे फ़ोटो लगाए होते हैं कि आप देखोगे हाल ख़ासकर ये कहाँ होता है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट से ज़्यादा ये मीशो पर होता है। वहाँ पे आपको 100 डेढ़ 100 में ऐसे-ऐसे कपड़े दिखा देंगे, आपको लगेगा भाई ये तो एकदम बिल्कुल सही है। जब वापस आप घर पे उसको मँगवाओ, तो आपको पता चलता है ये तो घटिया कपड़ा निकला। तो वो क्या है कि दिखाने का तरीका है, वस्त्रों को आकर्षक बनाना। लेकिन यहाँ पे मीनिंग थोड़ा दूसरा है। हम बात कर ले रहे हैं कि वस्तुओं में परिसज्जा इसका मतलब है वस्तु फाइनल टच। उसमें पहला जो है वो है वस्त्रों को आकर्षक बनाना, उसकी उपयोगिता बढ़ाना मतलब कुछ ऐसा उसमें करना कि वो लंबे समय तक लोगों के पास चल सके। अब कपड़ों की जो सिलाई होती है वो अगर मजबूत नहीं होगी तो वो लंबे समय तक चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो यही है कि उसको आकर्षक भी बनाया जाए और वस्त्रों की उपयोगिता भी बढ़ जाए कि वो लंबे समय तक लोगों के पास रहे। तो हम बात कर ले रहे हैं कि वस्त्रों की रंगाई एवं छपाई। जब वस्त्र अब बन के तैयार होके आ गए हैं, तो किसी भी तंतु, सूत या वस्त्र को रंगने के लिए जो प्राकृतिक व कृत्रिम पदार्थ उपयोग किया जाता है, उसे हम रंग कहते हैं। कई बार वस्त्रों को अलग कलर देने के लिए रंगों का तो उपयोग होता है। रंगों का उपयोग करने के बाद ही वो अलग-अलग कलर का निर्माण होके आता है हमारे सामने में। कोई लाल है, हरा है, पीला है, काला है, नीला है, बैंगनी है। तो इस पर रंग को चढ़ाने में प्रयुक्त प्रक्रिया को हम रंगाई कहते हैं। जो भी कपड़े पे हम रंग चढ़ाते हैं, जिस भी कलर का, उसे हम क्या कहते हैं? रंगाई कहते हैं। और छपाई वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बने हुए वस्त्रों को निश्चित डिज़ाइन में लाया जाता है। देखिए, रंगाई और छपाई में अंतर है। रंगाई क्या होता है कि हम रंग को घोल लिए और पूरे कपड़े को उससे रंग दिए। छपाई में ये होता है कि कपड़ा किसी भी कलर का हो, उसे हम उसके ऊपर से ना मतलब मशीन के माध्यम से या कई जगहों पर हाथों के माध्यम से भी ना एक होल्डिंग आता है, उसको रख-रख के उस डिज़ाइन को उसपे छापते हैं। ये आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि रंगाई और छपाई ये 2 प्रकार के होते हैं, एक स्क्रीनिंग होता है और एक बोल्ड के माध्यम से होता है। तो वस्त्र रंगाई के भी अलग-अलग प्रक्रिया हैं, जिसमें एक आता है साधारण रंगाई, फिर आता है क्रॉस रंगाई, फिर आता है बंदेज, फिर आता है बॉटिक रंगाई। तो ये 4 प्रकार के रंगाई है, 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है, ये आप याद रखिएगा कि वस्त्रों की जो रंगाई है, उसे 4 भागों में बाँटा गया है, साधारण रंगाई, क्रॉस रंगाई, बंदेज, बॉटिक रंगाई। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए वस्त्रों की छपाई जो है, वो भी इम्पोर्टेंट है। एक आता है ब्लॉक छपाई और दूसरा आता है स्क्रीन छपाई। तो ये आपको जो इमेज में दिखाई दे रहा है ना, ये ब्लॉक छपाई है मतलब एक फरमा है, उसमें रंग को भर लिया और कपड़ों के ऊपर छापना शुरू कर दिया अपने हिसाब से। दूसरा आता है स्क्रीनिंग मतलब ये कपड़े को रख लिया, उसके ऊपर एक शीशा लगा हुआ है, एक पर्दा लगा हुआ है, उसपे जैसे ही हम कलर को घोलेंगे और खींचेंगे तो वो उसके कपड़े के ऊपर आ जाता है। ये अच्छा एग्ज़ाम्पल आपको शादी-विवाह के कार्ड को अगर आपने छपते हुए देखा होगा, तो देखा होगा कार्ड को लोग नीचे रखते हैं, ऊपर से कलर को ऐसे खींचते हैं, तो वो कार्ड के ऊपर पूरा छप जाता है, फरमा होता है, उसे आप फरमा कह सकते हैं। तो ये 2 तरह की वस्त्रों के ऊपर छपाई होती है, ब्लॉक छपाई, स्क्रीन छपाई। ब्लॉक छपाई आपको ये दिख रहा होगा और ये है हमारा स्क्रीन छपाई। इस तरह से आपने देखा क्लास 11th होम साइंस कपड़े हमारे आसपास पार्ट 2 यहाँ पे समाप्त हो गया है। अध्याय 5 पूर्ण रूप से पार्ट 1 और पार्ट 2 में समाप्त हो गया। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।